हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आपका अपना चैनल आर कैम वाईफाई आप लोग का स्वागत करता है। आज हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या देखेंगे कि कैसे कैसे इसका ट्रेंड होता है। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और जो भी आपको अच्छा नोट लगे एक तरह से बना लें आप उसको, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि यह एक तरह का एनर्जी है जो किसी एक एटम से, जो कि एक आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए, उसमें जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने में जो भी एनर्जी लगेगा वो एनर्जी क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। समझे बात। देखो गौर से कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये न्यूक्लियस है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, तो इस पर एक फोर्स लगता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर टाइप। समझे। तो इस फोर्स से ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है। तो अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाना है, कहीं बाहर ले जाना है, तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। वही एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम क्या लिखते हैं, द मिनिमम एनर्जी, ये आप लोग को तो आता ही होगा, ये मिनिमम एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट आउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन isolated gaseous atom। मतलब हम एक आइसोलेटेड गैसेस एटम लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये आइसोलेटेड ना होके बॉन्डेड होता या कहीं मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट होता, तो हमको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको किसी को ना चॉकलेट खिलाना है, तो बहुत सारे बच्चे हैं रूम में और चॉकलेट खिलाना है, तो हम ऐसे रख दें चॉकलेट और 1 मिनट बाद आएँ तो देखेंगे कि चॉकलेट तो ख़त्म हो गया, तो हमको उसका कैपेसिटी नहीं पता चलेगा कौन बच्चा कितना खाया। तो अगर आपको कि ये फाइंड करना है कि एक अकेला एटम कितना एनर्जी निकालता है एक इलेक्ट्रॉन लेने में, या एक इलेक्ट्रॉन लेने में कितना एनर्जी उसको देना पड़ेगा कि ये निकल जाए इलेक्ट्रॉन, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, उस एटम को आइसोलेट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग आइसोलेट करके गैसेस सिस्टम बनाते हैं और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट आउट एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। समझे बात। तो ये हमारा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो अगर हम बेसिकली क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकाल के ले जाते हैं, तो वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे क्या हो, एनर्जी जीरो हो जाए, मतलब इन्फिनिटी पे ले जाते हैं। अगर और हमारे एटम के लिए इन्फिनिटी क्या है, बस यहाँ से लेके यहाँ इतना दूरी, इसके लिए इतना ही इन्फिनिटी। अगर मान लो किसी चींटी को एक रूम में रख दें और उसके लिए पूछे कि इन्फिनिटी क्या होगा, तो चींटी के लिए पूरा रूम ही इन्फिनिटी है, तो इसी के लिए बस इससे निकाले, ये पूरा इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी पे क्या होता है, ई जीरो होता है। अगर हम ई का वैल्यू लगाएं -13.6 n² तो फिर वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ बात कि कोई एक आइसोलेटेड गैसेस एटम था ए, और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाले और ये क्या बन गया, इसके बाद क्या बनेगा, ये उतना ही एक निकाले तो ये पॉजिटिव, मतलब किसी एक गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। वो गैसेस एटम किस में प्रेजेंट हो जाएगा, ये कैटायन में चेंज हो जाएगा। तो कैटायन में चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगता है इसको हम डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल एच क्या बताता है, एनर्जी चेंज इन अ गिवन रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में या तो एनर्जी देना पड़ा या तो निकालना पड़ा, वो क्या हुआ, सो ये डेल्टा एच बताएगा आपको।
अब डेल्टा एच दो तरह के होते हैं, कैसे कैसे? तो डेल्टा एच एक होते हैं निगेटिव वैल्यू भी होता है इसका, और डेल्टा एच का पॉजिटिव वैल्यू भी होता है। डेल्टा एच निगेटिव मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। क्या हुआ? एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकला, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इंडोथर्मिक मतलब हीट देना पड़ा। तो अब तुम ही बताओ कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस है, ये किस तरह का प्रोसेस है, इंडो या एक्सोथर्मिक? तो इंडोथर्मिक है, क्योंकि हमको ये इस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तब जाके हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो ये कैसा प्रोसेस है? एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम लिखेंगे पॉइंट में, सो इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आया? दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट बहुत तरह का होता है। सबसे पहले तो ये एनर्जी लग रहा है इसमें, मतलब एनर्जी का चेंज हो रहा है, तो यूनिट क्या हो सकता है? जूल। अगर हम जूल पर एटम कर सकते हैं, या दूसरी यूनिट में भी हम इसको कैसे दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। समझे बात? ये क्या है? कन्वर्जन है इसका इससे। और एक और यूनिट क्या होता है ना, एक और होता है कि 1 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल के लिए। अभी हम एक एटम के लिए निकाल रहे थे, अब पूरा बल्क में निकालेंगे एक मोल के लिए कितना, मतलब एक मोल एटम से हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना एनर्जी चेंज हुआ, तो वो इसमें कैलकुलेशन होता है। तो तरह तरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं। अब देखो बात, इतना बात समझ में आया, तो हम लोग आगे अब बात कर रहे हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का। किसका? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि कोई ए गैसियस एटम था, उससे हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या होगा? A+1। तो इस प्रोसेस में हम क्या किए हैं? पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसी के लिए इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? I1। किसका हो जाएगा I1? ए गैसियस एटम का I1 हुआ। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? I1 ऑफ A। इसी तरह से अगर हम A+1 गैसेस एटम से, फिर मेरा मन क्या कि इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखें, तो क्या हो जाएगा? A+2 और A+2। अब गौर से देखो, यहाँ इधर ये इसका था, ठीक। अब देखो गौर से, I1 किसका होगा? तो होगा A+ का, और उतना ही बराबर होगा I2 किसके लिए? ए गैसेस एटम के लिए। ए गैसेस एटम के लिए ये प्रोसेस I2 है, लेकिन I1 किसके लिए है? A+ के लिए। समझे बात? अब देखो, A+2 गैसेस एटम से अगर हम फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालें, मेरा मन क्या कि एक और निकाल लेते हैं, देखते हैं करके क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। तो हम देखें क्या कि ये प्रोसेस तो कोई बात नहीं है कि ये तो फिर से क्या हुआ, ये I3 हो जाएगा किसका? ए का, और वही क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा A+ का, वही क्या हो जाएगा? I1 किसका होगा? देखो यहाँ से इससे निकाले हो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ पहला इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है? A2 पॉजिटिव से। तो A2 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? पहला निकला, तो ये I फर्स्ट हो जाएगा किसका? A2 पॉजिटिव गैसेस एटम का।
अब एक ही चीज़ तुम याद रखना है इसमें कि जब भी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होता है तो उसका ऑर्डर पूछा जाता है कि इसमें बताओ कि I1, I2 और I3। देखो इस प्रोसेस के लिए I1, इस प्रोसेस में I2, इस प्रोसेस में इसके लिए I3। तो अब तुम देखो बात, जब हम एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या आ गया, A+1। मतलब ये न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान था। अब यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, A पॉजिटिव। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है और हम इससे इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि हम पहले निकाल चुके थे और फिर क्या चाह रहे हैं कि इससे निकालें, तो कभी देगा ये। तो इसी के लिए ना, या यूँ कहे तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, या कहें तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लग जाता है और इसीलिए क्या हो जाएगा, हमको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने पड़ेगा। तो बेसिकली ऑर्डर क्या आ जाएगा, I1 सबसे कम, I2 उससे ज़्यादा और I3 सबसे ज़्यादा। समझे, ये होता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एक एटम का। ये हर एक एटम के लिए ऐसे ही होगा, चाहे वो कोई एटम हो। हम हर हमेशा I3 बड़ा करेंगे, फिर I2, फिर I1। ठीक है, इतना समझ में आया है तो नोट करो। आगे हम लोग I किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इधर ट्रेंड बताने से पहले बच्चों हम लोग ना कुछ एक चीज़ देख लेते हैं कि डेल एच जो उस समय हम आपको बता रहे थे वो क्या होता है। अब देखिए, अगर ए गैसेस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये I1 होगा किसका, ए गैसेस एटम का। ये हम देखें पीछे फिर से, लेकिन एक नया चीज़ बता रहे हैं आपको, थोड़ा गौर से देखिए। A+ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो A2+ बनेगा, ये I2 हुआ किसका, ए का। और A2+ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बनेगा A3+, और ये I क्या होगा, 3 होगा किसके लिए, A के लिए। अगर हम समेशन करते हैं तो क्या देखेंगे कि ये गया इससे, ये भाई साहब गए इससे, तो क्या हुआ रिजल्टेंट कि ए गैसेस एटम से अगर डायरेक्ट हम A3 मतलब ए गैसेस एटम का हम थर्ड आयोनाइजेशन डायरेक्ट लिखें तो ये डायरेक्टली नहीं होता है, हमको पहले ये दोनों प्रोसेस करवाना पड़ेगा। और इसमें जो डेल्टा H मतलब एनर्जी चेंज हुआ है ए से A3+ बनने में, जो भी हीट चेंज हुआ है वो किसके बराबर होगा, I1 + I2 + I3। तो ये एक समझने वाली चीज़ थी, समझे बात। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा, आप समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा ट्रेंड्स के पास। तो आई का ट्रेंड्स किस तरह से चलता है पीरियोडिक टेबल में, उससे पहले हम लोग समझें कि आई किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड इफेक्टिव के। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई बढ़ जाएगा। क्यों, जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्यों बढ़ा ऐसा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। साइज डिक्रीज होगा अगर मान लो कि एक छोटे से एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना और एक बड़े से एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, एक बड़े से एटम से, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, बढ़ गया। यहाँ पे डिस्टेंस छोटा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो हमको एनर्जी आसानी से, थोड़ा सा एनर्जी देंगे निकल जाएगा ये। तो एनर्जी कम लगा तो आई घट जाएगा। तो इसीलिए साइज बढ़ने से क्या होता है, साइज देखो यहाँ आई जो है इन्वर्सली होगा किसके, साइज के। तो साइज बढ़ेगा तो आई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब दूसरे भाषा में क्या कर सकते हैं कि आई इन्वर्सली हो गई सिग्मा का, क्योंकि हम लोग जब जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन कर रहे थे तो क्या देखे थे, जेड इफेक्टिव बराबर होता था एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, जिसको हम लोग शिल्डिंग कांस्टेंट बोले थे या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जितना कम होगा तो जेड में से उतना ही कम घटेगा, तो जेड में से उतना ही कम घट गया तो जेड इफेक्टिव क्या हुआ, बढ़ गया ना। जेड में से अगर सिग्मा कम हुआ
तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो फिर से क्या होगा, आई घटा। तो मतलब सिग्मा बढ़ेगा तो आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली ये है। अब आई डिपेंड किस बात पे करता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। इसी के कारण एक्सेप्शन सब आते हैं ट्रेंड्स में, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं, एक फुल फिल्ड, एक हाफ फिल्ड और एक जनरल। फुल फिल्ड मतलब क्या हुआ, देखो इधर गौर से, फुल फिल्ड का मतलब होता है कि जैसे कि ये पी ऑर्बिटल में 3 आया तो हाफ फुल हुआ, हाफ हुआ, हाफ फुलफिल हुआ, तो ये स्टेबल माना जाता है कंपेयर टू अपने नज़दीकी से, मतलब BLE स्टेबल माना जाता है अपने आस पड़ोस से। मतलब 2p4 और 2p6 से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2p5। अगर हम ऐसे एग्जांपल से देखें 2p4 और 2p6 से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2p5, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। इसी तरह से 2p9 और 2p जो भी हो, 2p9 के बाद जो 2p10 आएंगे, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 2p, एक मिनट यहाँ देखना, 2p4 और 2p5 और 2p6, तो 2p6 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, सॉरी, लेकिन हम यहाँ बता रहे थे कि 2p3 क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मतलब यहाँ देखो गौर से, 2p4 2p5, इस दोनों से कौन स्टेबल हो गया ज़्यादा, 2p3, क्योंकि ये हाफ फुल, मतलब हाफ फिल कन्फिगरेशन है। क्योंकि 2p6 फुलफिल हो जाएंगे, p में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 6 का आधा कितना होगा, 3, तो इसीलिए 2p3 क्या होता है, मोर स्टेबल माना जाता है। इसी तरह से अगर d में देखें तो d5 मतलब 3d5, ये मोर स्टेबल होंगे किससे, 6 और 7 से। एक्चुअली हम वो 5 हम मतलब d मान लिए थे इसको, इसीलिए ऐसा हम बता दिए। इसका इस बात से आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। अब इस दोनों में कंपेयर, मतलब ये सब समझ में आया ना कि फुल फिल किसको बोलते हैं, हाफ फिल किसको बोलते हैं और जनरल क्या होता है, इतना चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को। तो फुल फिल जिसका कन्फिगरेशन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इसका सबसे ज़्यादा, फिर हाफ फिल का और फिर जनरल का, ठीक है। अब पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, तो पेनिट्रेशन पावर मतलब कि न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन पे कितना वो पावर अपने तरफ पुल करके रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर, समझे। पेनिट्रेशन पावर S सब सेल का सबसे ज़्यादा होता है, फिर P का, फिर D का, फिर F का, ठीक है। अब पेनिट्रेशन पावर हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं, तो अप्लाई करेंगे जहाँ जिस भी ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू सेम हो और l वैल्यू डिफरेंट हो, मतलब 2s और 2p हो, 2s और 2p, वो भी कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ गौर से देखो लिखा हुआ है अप्लाई ऑन एडजेसेंट पोजीशन। तो हम लोग देखेंगे इस चीज़ को अभी तुरंत, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो अप्लाई ऑन एडजेसेंट पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखो, हम लोग इतना चीज़ समझ लिए और इतना ही फैक्टर पे क्या करता है, हमारा आई डिपेंड करता है। ये फैक्टर डिपेंड करने के बाद हम लोग अब चलते हैं किस पे, ट्रेंड्स पे। तो ट्रेंड हम लोग सीखेंगे कि आई का ट्रेंड किस तरह से पीरियड में आता है, फिर ग्रुप पे पहुँचेंगे। तो पहला पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीलियम चूँकि नोबेल गैस एलिमेंट है, मतलब फुलफिल है, 2s2, तो 2s2 सॉरी 1s2, तो इसका क्या होगा, फुलफिल है ना, ये 1s1, ये 1s2 फुलफिल है, तो ये मोर स्टेबल, तो यहाँ निकालना मुश्किल है, तो आई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ जाओ, बस याद ही हो जाएगा तुम लोग को। और क्वेश्चन इसी तरह से आता है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब देखो इसमें गौर से, ये तो फुलफिल है, ये तो सबसे आगे जाएगा ही, ठीक है, इससे बहस नहीं।
अब देखना क्या है, इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव कितने से 0.65 इंटू n+1 से बढ़ रहा है। यहाँ n क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी बच्चा जेड इफेक्टिव का लेक्चर नहीं किया है तो वो पीछे से लेक्चर देख सकते हैं, लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसको देखने के बाद ये समझ में बेहतर आएगा, वैसे तो समझ में आएगा लेकिन और बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इसमें हम चुनते हैं कौन, ये फुल फिल हो गया, ये हाफ फिल हो गया नाइट्रोजन, यहाँ देखो हम लिख दिए हैं 2p3। उसके बाद यहाँ देखो 2s2 और ये 2p1। तो अब देखो यही बता रहे थे कि यहाँ हम पेनिट्रेशन पावर लगा, मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ देखो इसके लिए n वैल्यू 2, n वैल्यू 2, n सेम है दोनों का, बट l इसके लिए कितना होगा 0, इसके लिए 1, तो l डिफरेंट हुआ, तो यहाँ पेनिट्रेशन पावर लगाएंगे। और हम क्या बताए थे कि पेनिट्रेशन पावर में s का ज़्यादा होता है, तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है। तो इसका क्या होगा, अपने कंपेरेटिवली दोनों से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये इस दोनों से ज़्यादा हो जाएगा और इधर जाने पे बढ़ना चाहिए। फिर देखो गौर से, नाइट्रोजन आ गया हाफ फिल, तो हाफ फिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने दोनों से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इससे तो बड़ा है ये, और ऑक्सीजन से भी बड़ा हो गया। फिर इधर जाने पे साइज घट रहा है, इसीलिए ये ट्रेंड। तो इस तरह से ट्रेंड आता है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब इसका कैटायन बना के, मतलब इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें और उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करें, तो क्या होगा कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो तुम खुद से करोगे, होमवर्क है तुम्हारा, खुद से करोगे तभी सीखोगे। हम बता देंगे तो बताने के लिए बता सकते लेकिन सीख नहीं पाओगे, तो इसीलिए खुद से करो तो अच्छा से बेहतर। क्या करना ना, तुम Li+, B+, ऐसे करके लिख लेना, फिर उसका कन्फिग्रेशन लिखना और वही चीज़ अप्लाई करना जो हम बताए थे। जैसे इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो पहले ये क्या था 2s1, तो अब क्या हो जाएगा 1s2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकालने के बाद तुम आसानी से फिर ट्रेंड लगा सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आएगा करने में तो कमेंट में बता देना, समझे। अब आगे हम लोग ग्रुप का करेंगे, तो ग्रुप के लिए अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। चूँकि लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है तो इसीलिए हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। कोरोना बहुत विकराल रूप में है, तो आप लोग से निवेदन है कि पढ़ते रहिए, घर में सेफ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।